हेलो दोस्तों, मैं आप सभी के लिए इफ आई गेट मैरिड का न्यू एपिसोड लेकर आया हूं। तो चलिए इस एपिसोड को स्टार्ट करते। युद्ध भूमि पर इस पल सभी बौद्ध द्वारों के लोग अपनी सांसें थामे खड़े थे। जिस बौद्ध द्वार के रक्षक ने पहले तक जान लगाकर लड़ाई की थी, वो अब पकड़ लिया गया था और मयंक के हाथों अपने भाग्य का फैसला सुनने का इंतजार कर रहा था। यहां तक कि उसके परिवार के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति ने भी दया की भीख मांगी। अब प्रतिरोध बेकार था, जरा भी बढ़ा चढ़ाकर कहे बिना। मयंक की ताकत इतनी थी कि वो उसे अपनी उंगलियों के बीच की धूल जैसा मसल सकता था। विरोध करना बिल्कुल निरर्थक था। युद्ध इसी तरह थम गया। जिस दुश्मन से पहले मौत तक की लड़ाई चल रही थी, वो अब कांपते हुए गिड़गिड़ा रहा था। ये देखकर रक्त चंद्रिका के मन में भी अजीब सा भाव आया। बौद्ध द्वार का जीवन और मृत्यु अब सब मयंक की मुट्ठी में था। तुम्हें छोड़ना असंभव नहीं है, लेकिन ये सिर्फ तुम्हारे कहने से नहीं होगा। मुझे पूरे बौद्ध द्वार की हर चीज चाहिए। सबके इंतजार के बीच मयंक ने मुस्कुराते हुए कहा। सब कुछ? बौद्ध द्वार के लोग स्तब्ध रह गए। सिर्फ मीनार के अवशेष और संचित खजाने देना भी काफी नहीं था। हां, तुम जिंदा रह सकते हो, लेकिन आज से यहां की हर चीज मेरी होगी, तुम्हारी जमीन भी। मयंक ने साफ जवाब दिया। ये हमारी जमीन है तो हम कहां जाएंगे? बौद्ध द्वार के लोग और भी हैरान रह गए। दौलत तो बाहर की चीज है, दे भी दी, लेकिन जमीन ही उनकी नींव है। अगर नींव नहीं रही तो उनका भविष्य कहां होगा? मयंक ने हंसते हुए कहा, यह तुम्हारा मामला है, मैं इसमें दखल नहीं देता। फिर जमीन पर पड़े विशाल बुद्ध प्रतिमा को देखते हुए पूछा, मेरी शर्त यही है, तुम बताओ क्या करना चाहते हो? ठीक है, बौद्ध द्वार के उस बूढ़े राक्षस ने बिना हिचक के मान लिया। ये नहीं कि उसे पता नहीं था इसका मतलब क्या है, बल्कि इसलिए कि उसे पता था उसके पास कोई और रास्ता नहीं है। जरा भी हिचकिचाए तो बौद्ध द्वार का नामो निशान मिटा दिया जाएगा। सीधी बात, वो चुनने के लायक ही नहीं बचे थे। भले ही उनके पास किसी पवित्र स्तर का छुपा हुआ हथियार था, जिससे मयंक को थोड़ी सावधानी थी, लेकिन वो भी बस एक सावधानी भर थी। इतना ही, और इस तरह एक महान धर्म अपना घर छोड़कर निकल पड़ा। तन के कपड़ों के अलावा कुछ भी ले जाने की इजाजत नहीं थी। यहां तक कि पैरों में लगी जमीन की धूल भी साफ करनी पड़ी। गुरुजी, क्या हम सच में ऐसे ही चले जाएंगे? मन में बड़ा रोष है। बौद्ध द्वार के मौजूदा महंत, जिनसे अभी अभी सब छीन लिया गया था, फटे पुराने वस्त्रों में ही खड़े थे, मन में अपमान और असंतोष लिए। दूसरे लोग भी यही सोच रहे थे, लेकिन वे चुप थे। खासतौर पर पुरानी पीढ़ी के लोग और भी उदास थे, क्योंकि ये दूसरी बार हुआ था। विशाल बुद्ध प्रतिमा में समाया वो बूढ़ा राक्षस, जिसका सिर टूट चुका था, ठंडी आंखों से सभी को घूरता रहा। उसकी नुकीली नजरों के आगे सबने सिर झुका लिया। असंतोष है तो क्या करोगे? इसके लिए अपनी जान दोगे? बूढ़े राक्षस ने ठंडे स्वर में कहा। महंत के पास कोई जवाब नहीं था। जब दूसरा स्तर का मार्शल संत भी हार गया तो वो क्या कर सकते थे? चिंता मत करो, आखिरकार वो उसका शिष्य था, इसलिए बूढ़ा राक्षस थोड़ा नरम पड़ा। हालांकि उसने हम पर कब्जा कर लिया है, लेकिन जहरीले संप्रदाय का क्रोध अब उसी पर गिरेगा। जब दो शेर आपस में लड़ेंगे, तब हम लौटकर सब वापस ले सकते हैं। हाँ, महंत ने यह सुनकर सिहरन महसूस की। भले ही अभी वे पराजित होकर जा रहे हों, लेकिन जो मयंक ने उनकी जगह ले ली है, अब जहरीले संप्रदाय का बदला उसी पर पड़ेगा। और जहरीले संप्रदाय में 3 स्तर का मार्शल संत है, ऐसा योद्धा जिसे दुनिया में बड़ा नाम दिया जाता है। मयंक चाहे जितना ताकतवर हो, वो अभी सिर्फ एक मार्शल संत है। तीसरे स्तर के सामने वो भी मुश्किल में पड़ेगा। अब समझ गए न कि मैंने बिना झिझक ये फैसला क्यों लिया? बूढ़े राक्षस ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। मयंक को लगता है कि वो जीत गया, लेकिन असल में उसने खुद अपने लिए मुसीबत बुला ली है। महंत ने गुरु की योजना की सराहना की, लेकिन पूछा, अब हम कहां जाएंगे?
दाचिन साम्राज्य वापस। क्या? दाचिन साम्राज्य? महंत की आंखें चौड़ी हो गई, जैसे उसे कोई पुरानी भयानक याद आ गई हो। बूढ़े राक्षस ने समझाया, घबराओ मत, इतने साल गुजर गए हैं, वो आदमी हमें भूल चुका होगा, और वैसे भी मैं पहले ही तैयारी कर चुका हूं। महंत थोड़ा आश्वस्त हुआ, लेकिन डर उसकी आंखों में अब भी था, क्योंकि उस आदमी का नाम सुनते ही उसके रोंगटे खड़े हो जाते थे, और बूढ़ा राक्षस भी उससे कम नहीं डरता था। यादों में वो दिन अब भी उसके लिए एक डरावना सपना थे, जब एक रात में उनका गौरवशाली बौद्ध द्वार मिट गया था। चलो, बूढ़े राक्षस ने इशारा किया, और सब चुपचाप आगे बढ़ गए। सुबह होते होते इस भूमि पर एक ही आवाज गूंज रही थी। वो मयंक की थी। पतिदेव, जहरीले संप्रदाय के 2 लोगों को छोड़कर बाकी कोई नहीं बचा। तलवार आत्मा, जो मयंक के लिए रात भर युद्ध कर लौटी थी, खून से सने अर्धदेव कवच में खड़ी थी। शाबाश पत्नी, मयंक ने उसके बिखरे बालों को सहलाया। ये तो पति के सामने कुछ भी नहीं। उसकी थकान मयंक के स्पर्श से पल में गायब हो गई। रक्त चंद्रिका ने चेताया, बौद्ध द्वार यूं हार मानकर नहीं जाएगा, और ऊपर से जहरीला संप्रदाय भी है। मयंक ने हंसते हुए कहा, चिंता मत करो, सब योजना के तहत है। बौद्ध द्वार को लगता है कि वे बच निकले, लेकिन असल में वे बस मोहरे हैं। फिर एक गुप्तचर 2 खत लाया, जिन्हें देखकर दोनों पत्नियों की आंखों में समझ की चमक आ गई। असल में मयंक के आदमी लियू गुआंग ने चालाकी से बौद्ध द्वार और जहरीले संप्रदाय की दुश्मनी को और भड़का दिया था। अब बौद्ध द्वार का हर कदम मयंक की नजर में था। वे हमें फंसाना चाहते थे, लेकिन खुद फंस गए। दोनों पत्नियां मुस्कुरा उठीं। अब छोड़ो, चलो लूट का जायजा लेते हैं। बौद्ध द्वार के पवित्र अवशेष 5 पूरे, सैकड़ों अर्धस्तरीय अवशेष, और फिर खजाना, सोने चांदी का पहाड़ जिसका अंत दिखता ही नहीं। तलवार आत्मा ने गुस्से में कहा, यह सब गरीबों के खून सीने से लूटा है। मयंक ने हामी भरी, इनका इस्तेमाल अब देश की भलाई में होगा। सबसे बड़ी खोज थी 2 बैंगनी सुनहरी राजा जैसे दुर्लभ औषधीय पौधे, जो उनकी अगली साधना के लिए बिल्कुल सही थे। मयंक के मन में अब अगला लक्ष्य साफ था, दाचिन साम्राज्य का खजाना। क्या ये वही कब्रिस्तान समूह है जिसे रक्त पवित्र धर्म ने पहले स्थापित किया था? मयंक ने पहाड़ के नीचे उगी झाड़ियों को देखते हुए कहा। हां, रक्त चंद्रमा ने हल्के से सिर हिलाया। वाकई वीरान है। मयंक ने फिर से कब्रिस्तान को देखा। उसने सोचा था कि किसी बड़े संप्रदाय का कब्रिस्तान होगा तो वो जरूर भव्य और शानदार होगा, जैसे किसी सम्राट का मकबरा। आखिर रक्त पवित्र धर्म तो कई देशों से ऊपर शासन करने वाला सर्वोच्च धर्म था। देश का सम्राट भी उनके संप्रदाय के वरिष्ठ प्रबंध को जितना सम्मानित नहीं था, लेकिन ये उम्मीद नहीं थी कि ये जगह इतनी उजड़ी हुई होगी। सम्राट की कब्र जैसी तो दूर, साधारण लोगों के पुश्तैनी मकबरे जैसी भी नहीं। अगर खरपतवार के बीच बीच में उभरे हुए मिट्टी के टीले और मुश्किल से पढ़े जाने वाले पुराने पत्थर न दिखते, तो यकीन ही नहीं होता कि ये कब्रिस्तान है। बुद्ध संप्रदाय की संपत्ति अपने हाथ में लेने के बाद मयंक रक्त चंद्रमा के साथ यहां आया था, और वो इस जगह के लिए उत्साहित था। लेकिन अब रक्त चंद्रमा ने समझाया, यहां की स्थिति मृत पूर्वज के नियम से तय है। इसे संवारना मना है, और भव्य मकबरे का निर्माण तो बिल्कुल नहीं। कभी एक बार नियम तोड़कर किसी ने अपने पिता के लिए शानदार मकबरा बनवाया था, लेकिन उसी रात वो घर पर लहूलुहान होकर मर गया। ऐसी भी बात है। मयंक को इसमें दिलचस्पी हो गई। नियम तोड़ने पर अज्ञात आपदा का आना। कहानी तो रहस्यमयी है, बस ये नहीं पता कि क्या इसमें लाल बालों वाला भूत भी आता है। हां, मैंने इस क्षेत्र से संबंधित किताबों में पढ़ा है। इस कब्रिस्तान में पहले बहुत सी मिट्टी की कब्रें थी। पूर्वज ने पहली बार देखकर आश्चर्य किया और अंततः यही दफन होने का फैसला किया।
साथ ही ये जगह रक्त पवित्र धर्म के संतों की मृत्यु के बाद का स्थायी ठिकाना बन गई और ये परंपरा आज तक चली आ रही है। रक्त चंद्रमा ने सिर हिलाया। पहले उसने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा था, लेकिन अब सच में कुछ अजीब लग रहा था, जैसे कोई अदृश्य हाथ सब कुछ गुप्त रूप से नियंत्रित कर रहा हो। मयंक को भी यही लगा। उसने कहा, चलो अंदर चलकर देखते हैं, चाहे जो हो अच्छे से जांच करेंगे। बुद्ध संप्रदाय के पुराने राक्षस दबाए जा चुके थे। चाहे रक्त पवित्र धर्म का पूर्वज मरा न भी हो, अब कोई हलचल मचाने लायक ताकत नहीं बची होगी। ठीक है, रक्त चंद्रमा ने हामी भरी। दोनों ऐसे ही अंदर चले गए। जैसे ही दोनों ने कब्रिस्तान की सीमा पार की, उन्हें लगा कि वे अचानक बाहरी दुनिया से कट गए हैं। हालांकि कब्रिस्तान समतल और साफ दिख रहा था, लेकिन ये पुराने जंगल की तरह था जो बाहरी चीजों को निगल लेता है। मयंक ने इस बदलाव पर ध्यान नहीं दिया। दृश्य वही था, बस तापमान अचानक बहुत गिर गया था। अभी वसंत की शुरुआत थी और दोपहर में ठंड नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन कब्रिस्तान में प्रवेश करते ही ठंड बर्फीले स्तर पर पहुंच गई। इतनी ठंडी जगह में भी ये खरपतवार इतनी घनी उग रही है। लगता है यहां की मिट्टी बहुत उपजाऊ है। अफसोस, यहां अन्न नहीं बोया। मयंक ने मुस्कुराते हुए कहा। रक्त चंद्रमा भी हंसी। तुम्हारा ध्यान भी अजीब जगह जाता है। उस पूर्वज की कब्र कहाँ है? मयंक ने हंसते हुए पूछा, जैसे कोई घूमने आया हो, न कि रहस्य सुलझाने। कब्रिस्तान के सबसे अंदर। रक्त चंद्रमा ने उंगली से इशारा किया। मैं जगह देख लेता हूं। मयंक ने सिर हिलाया। उसके पास पूर्ण स्तरीय नक्षत्र दृष्टि थी। वो भले ही पेशेवर फेंग शुई विशेषज्ञ न हो, पर थोड़ी बहुत समझ रखता था। ये कब्रिस्तान देखने में साधारण था, लेकिन इसमें गहरी चालें बिछी हुई थी। अंदर जाते जाते साफ हो गया कि ये जगह असाधारण है। पत्नी, तुम्हारे पूर्वज के जिंदा होने की संभावना है। मयंक ने गंभीर नजर से कहा। मैंने नहीं सोचा था कि अतीत में इतनी सारी बातें हुई थी। एक अजगर कढ़ाईदार चोगा पहने एक आकृति झोंगदू के बाहर ऊंचे पहाड़ पर खड़ी थी और इस अधिक से अधिक समृद्ध राजधानी को देख रही थी। अगर यहां पुराने मंत्री होते तो निश्चित ही चौंक जाते, क्योंकि ये अजगर कढ़ाईदार चोगा पहने व्यक्ति और कोई नहीं, बल्कि वही राजा था जिसे दंडित कर दिया गया था। स्पष्ट रूप से उसे मृत्युदंड दिया गया था। शव को कब्र में भेज दिया गया था, लेकिन अब वो यहां दिखाई दे रहा है। भाई सम्राट, भले ही तुमने भाई को खो दिया हो, लेकिन तुम्हारी एक अच्छी बेटी और एक अच्छा दामाद है। सियान वांग के चेहरे पर मुस्कान थी। थोड़े समय में ही तुमने सभी दुश्मनों को दबा दिया, यहां तक कि बुद्ध मत के पुराने विचित्र साधकों को भी दूर जाने पर मजबूर कर दिया और इस परित्यक्त भूमि का एकीकरण कर दिया। भाई सम्राट, सचमुच मैं तुमसे हार गया। वो यूं ही पहाड़ की चोटी पर बैठ गया, अपनी कमर से शराब का पात्र निकाला, धीरे धीरे एक घूंट लिया और भावुक होकर बोला, लेकिन ये तो बस एक छोटा सा इलाका है, चाहे इसे एकजुट भी कर लो तो क्या? जब सचमुच बाहर निकलोगे तभी इस दुनिया की समृद्धि देख पाओगे। आशा है जब तुम सम्राट बनोगे तो मैं तुम्हें अच्छे से पिलाऊं और हम चर्चा करें कि पिता का निर्णय सही था या गलत। जैसे ही वो बात करके प्रसन्न हुआ, उसके चेहरे पर फिर से मुस्कान आ गई। जब एक पात्र शराब पी चुका, उसने राजधानी की ओर एक बार फिर नजर डाली और फिर वही रक्तधुएं में बदलकर गायब हो गया। उसी समय लिंजिया एस्टेट में कोमा में पड़े सम्राट ने अचानक आंखें खोल दी। चलो, यहां देखने लायक कुछ नहीं है। रक्त देवता के नीचे कब्रिस्तान समूह में मयंक ने अपनी नजर सड़ीगली ताबूत से हटा ली। यहां एक अजीब सी आभा थी, लेकिन वो लगभग समाप्त हो चुकी थी और स्पष्ट था कि इसका असली मालिक पहले ही जा चुका था। ठीक है, रक्तचंद्रा ने सिर हिलाया। उसने मयंक की अजीबियत महसूस की, लेकिन ज्यादा पूछा नहीं। दोनों जल्दी बाहर आ गए, लेकिन जैसे ही वे सीमा पार करके बाहर निकले, मयंक ने तुरंत कुछ महसूस किया। क्या हुआ?
रक्तचंद्रा ने उसकी नजर का पीछा करते हुए पूछा। मयंक ने कहा, यह जगह साधारण नहीं है। अपने लोगों को भेजो और इसे अस्थायी रूप से बंद करवाओ। रक्तचंद्रा मुस्कुराई। चिंता मत करो, यहां तो मैंने पहले ही घेराबंदी करा दी है। सिर्फ यहां ही नहीं, ऊपर रक्त देवता पर्वत भी। पूर्व नियंत्रक होने के नाते वो भली भांति जानती थी कि ये स्थान साधारण नहीं है। ड्रैगन सनफ्लावर की सफलता वुशेंका, एक पूर्णकालिक दैवीय फार्मासिस्ट, दिव्य औषधकार के रूप में मयंक की रसायन विज्ञान, अल्केमी क्षमता स्वाभाविक रूप से अतुलनीय थी। कुछ दिनों और रातों के बाद मयंक ने औषधालय का दरवाजा खोला। सिवाय बंद पड़े ड्रैगन सनफ्लावर के बहू बाहर इंतजार कर रही थी। दो बच्चे भी उत्सुक थे ये देखने के लिए कि पिता बाहर आए, और अचानक दौड़ पड़े। चंचल छोटी लिनक्सी सीधे मयंक की गोद में कूद पड़ी। पापा, अपने पिता की बाहों में कूदते हुए छोटी लिनक्सी मीठी और शरारती हो गई, और उसके दो पोनीटेल हवा में हिल रहे थे। बेहद प्यारी। हाँ, अच्छी बच्ची। मयंक ने अपनी गोद में प्यारी सी छोटी बच्ची को देखकर हंसते हुए कहा। पापा, लिन हाओ एक तरफ खड़ा था, लेकिन वो अपनी बहन के मुकाबले काफी शांत था और अपने भाई जैसा दिखता था। हूं। छोटी लिनक्सी की तुलना में मयंक अपने बड़े बेटे के लिए ज्यादा गंभीर था। हालांकि लिन हाओ को अपने पिता की गंभीरता में कोई अजीबपन नहीं लगा, बल्कि वो इस गंभीरता का सम्मान करता था। अपने बड़े बेटे की प्रतिक्रिया देखकर मयंक का मन बहुत खुश हुआ। चाहे जो भी हो, वो किसी भी हाल में उसे याओची में पाने का रास्ता निकालेगा। फुजुन, जब दोनों बच्चे गर्मजोशी से मिल रहे थे, तब बहू भी मुस्कुराते हुए आगे आई। हालांकि लियू वो थोड़ा कठोर स्वभाव का था, लेकिन उसकी आंखें मयंक को नरमी से देख रही थी। खाना खाया? मयंक ने अपनी बहू की तरफ देखा और परिचित कोमल मुस्कान दी। अभी तक नहीं, बहू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तो आज मैं खुद खाना बनाऊंगा। अपनी छोटी बहू के लिए मेहनत करूंगा। मयंक ने फिर से हंसते हुए कहा। बूढ़े पति पत्नी की यह बातचीत बहुत सरल और गर्मजोशी से भरी थी। एक भोजन। घर का माहौल पूर्ण रूप से गर्माहट से भरा था। यह है तोंगशेंगदन। इसे लेने से शरीर का संधारण टूटता है और असाधारण संतिकरण अत्युत्तम स्तर की सीमा पार की जा सकती है। यह है वो दान। यह जागरूकता की स्थिति है जो मार्शल आर्ट्स की पूर्णता में मदद करता है। घर की गर्माहट में मयंक ने इन दिनों के परिणाम निकाले। तोंगशेंगदन, ये मांस को भ्रूण की तरह मजबूत बनाकर अपने शरीर की जकड़नों को तोड़कर पवित्र स्तर को पार करने में मदद करता है। वो दान, ये व्यक्ति को समझ की स्थिति में ले जाता है और मार्शल आर्ट्स की सच्ची समझ को मदद करता है। ये दोनों प्रकार के अमृत मयंक की मेहनत के परिणाम थे, जो दोनों सार्वभौमिक धर्मों से प्राप्त उच्चतम परिणामों का संयोजन थे। दोनों शर्तों से संबंधित थे जिनसे मार्शल आर्ट्स की सीमा पार की जाती है। दोनों ही परम और पवित्र हैं और मार्शल आर्ट्स के लिए उपयुक्त। इन दोनों शर्तों को पूरा करके आप ब्रेक थ्रू का प्रयास कर सकते हैं। सामान्य परिस्थितियों में यह संयोजन बड़ी असफलता के जोखिम के साथ आता है। यदि कोई मार्शल आर्ट्स अच्छा न हो और मानसिक रूप से नहीं समझा गया हो, तो असाधारण शरीर के साथ एकीकरण के दौरान खो सकता है। कई प्रतिभाशाली लोग इस चरण में गिर चुके हैं और वे बाद की पीढ़ियों के लिए चेतावनी बन गए हैं। यदि आप अपने शरीर की जंजीरों को तोड़ना चाहते हैं, तो ये आकाश के खिलाफ जाकर करने जितना कठिन है। लेकिन मयंक के पास एक मूर्त मानसिक शक्ति थी। इस चरण में वो जबरदस्ती हस्तक्षेप कर सकता था। यदि कोई नुकसान के लक्षण नहीं होते, तो वो जबरदस्ती इसे उलट सकता था। सबसे बड़ी समस्या, मयंक की मजबूत मानसिक शक्ति के सामने ये सबसे सरल हो गया। इसी कारण ताओवाद से जब मयंक के पास मूर्त मानसिक शक्ति होती है, तो ये इतना प्रतिक्रियाशील होता है। बेशक ये केवल उनमें से एक कारण था
जो चीज वास्तव में उसे प्रभावित कर रही थी उसका और भी गहरा मतलब था। इतना शक्तिशाली अमृत सच में मेहनती पति है। तान जिंगजिंग, जो बहुत देर से मयंक के परिवार में आई थी, अक्सर नहीं आती, लेकिन इस समय वो नहीं रोक सकी। 4 मुस्लिम परिवार की वारिस के रूप में उसे दवा विज्ञान की अच्छी समझ थी। साधारण दान को भी परिष्कृत करने में बहुत मेहनत लगती है, असली संत दान को छोड़कर। ये लोगों को वुशेंग तक पहुंचाने में मदद करता है, जो अत्यंत असाधारण था। ये सर्वोच्च खजाना स्वाभाविक रूप से सरल परिष्करण का नहीं था। हाँ, सच में पति के लिए बहुत मेहनत है, इसलिए पति को बाद में आराम भी देना चाहिए, मयंक ने हंसते हुए कहा और तान जिंगजिंग की स्कर्ट के नीचे लंबे पैरों को देखा। उसकी इच्छा पर तान जिंगजिंग हमेशा स्टॉकिंग पहनती थी। आज वो क्रिस्टल सफेद सिल्क में थी। सिकाडा विंग्स की क्रिस्टल सफेद सिल्क ने उसके लंबे पैरों को पूरी तरह लपेट रखा था, जो उनके सुडौल और लंबे होने को बखूबी दिखा रही थी। ऐसी खूबसूरती ऊर्जा से भरी हुई थी। मयंक की जलती नजरों को देखकर तान जिंगजिंग का चेहरा तुरंत गुलाबी हो गया। ये देख अन्य बहुएं हंसी में फूट पड़ी, लेकिन जल्दी ही हंसी रोक ली, क्योंकि मयंक आज खुद को आराम देना चाहते थे। इतने लंबे समय तक अमृत बनाने के बाद मयंक अंकल को भी इसका आनंद लेने का समय था। आज की रात, ये निश्चित था कि वो आराम की रात होगी। कल दोपहर तक मयंक ताजा और आरामदायक महसूस कर रहे थे। हंसती हुई बहुएं सभी लाल हुई और अमृत लेकर जो मयंक ने दिया था, उन्होंने वापस संन्यास स्थल की ओर चल दी। मयंक की मेहनत और ध्यान से सभी बहुओं का मार्शल आर्ट स्तर अत्यंत ऊंचा था। उनमें से जिनके पास बड़ा मार्शल आर्ट्स टैलेंट था, वे बुद्ध की रात की चरम किलिंग के नीचे आखिरकार कंधों की सच्चाई पूरी कर चुके थे। और लियू वुयान की बहू और छिंगे बहू, जिनका शारीरिक गठन मजबूत था, चाहे वे शारीरिक हो या मार्शल आर्ट्स में, वे अब छूट की महत्वपूर्ण सीमा पर थे और कभी भी कर सकते थे। हालांकि अन्य बहुएं कमजोर थी, फिर भी वे जन्मजात चरम स्तर तक पहुंच चुकी थी। ये था दिव्य औषधकार की भयानकता। फुजुन, तुम मेरे साथ कितने अच्छे हो। ब्लडियो ने मयंक का साथ दिया। ये देख रही थी कि ये श्यारो वापसी पर है, और मयंक को मुस्कुराते हुए देखा। वो पहले ही वुशेंग की सीमा पार कर चुकी थी और स्वाभाविक रूप से उन्हें जैसे बहुओं को वापस संन्यास की आवश्यकता नहीं थी। क्यों? क्या तुम जलती हो? जब मयंक हंसे तो उन्होंने अपना हाथ उठाकर ब्लडियो की नाक खुजा दी। ब्लडियो ने मयंक की बाह में सिर रखा और धीरे से सिर हिलाया। कैसे यूएर जल सकती है? आखिरकार पति ने मुझे उन अमृतों से कहीं ज्यादा कीमती चीजें दी है, चाहे वो रक्त देव पत्थर हो जिसने उसके शरीर को प्रवेश दिलाया, या रक्त तालाब से मिली अज्ञात क्रिस्टल। वे इन अमृतों से तुलनीय नहीं है। वो इसे बहुत अच्छी तरह समझती है। ऐसे शब्द कहना सिर्फ एक मजाक है, और पति पत्नी के बीच एक हंसी भी कहलाई जा सकती है। कितनी खुशी! मयंक ने गंदे मुस्कुराहट के साथ अपने बाहों में लिए हुए व्यक्ति को नीचे देखा और गर्मजोशी से पूछा। बहुत बहुत खुश, ब्लडियो ने हंसते हुए जवाब दिया, शुद्धता में दुष्ट आकर्षण के साथ। 2 अलग अलग स्वभाव एक साथ जुड़े हुए थे। वो सचमुच एक महिला राक्षस थी, और उसका मोहक स्वभाव स्वाभाविक रूप से लोगों को रोक नहीं पाता। मयंक पूरी रात व्यस्त थे, थोड़े गुस्से में थे, और फिर उठे। कुछ कहने के लिए नहीं था। आज राक्षस को हराकर राक्षसों को हटाना आवश्यक था। समय बीतता गया। रोजाना राक्षसों से लड़ाई के अलावा मयंक बच्चों के साथ खेलते रहे। जब स्थिर हुए, प्राकृतिक लिनक्सी जड़ हड्डी स्थिर होने के बाद ने साधना कला शुरू की। यह सचमुच उस मार्शल आर्ट्स शरीर के नाम के योग्य था जो किंवदंती में था। यह मार्शल आर्ट्स के लिए सबसे उपयुक्त था। इसे किसी अमृत के आशीर्वाद की जरूरत नहीं थी। थोड़े समय में इसके पास प्रथम श्रेणी के मास्टर की मजबूत कौशल थी। इस उम्र में आधुनिक समाज में अधिकतम
छोटे वर्ग में जाकर छोटा सफेद खरगोश गाना। इस तरह की भयानक प्रतिभा वास्तव में प्रतिभा में एक प्रतिभा है। मेरी बेटी लिनक्सी में मार्शल आर्ट्स की मुद्रा है। इतनी भयानक प्रतिभा देखकर यहां तक कि मयंक भी, जो एक बूढ़ा पिता था, खुद को रोक नहीं पा रहा था। साथ ही गर्व भी था, यहां तक कि यदि इसे सिस्टम ने प्रतिभा के रूप में आंका तो भी वो स्तब्ध था। छोटी लिनक्सी की प्रतिभा अब तक मैंने देखी सबसे भयानक है। इसे किंवदंती मार्शल आर्ट्स पुत्र कहा जा सकता है। ब्लडियो ने जैसे ही वो सीख रही थी, उसे देखकर आंगन में उड़ गई। छोटी लड़की जो होली फायर बीस्ट के साथ खेल रही थी, उसकी प्रतिभा देखकर जल रही थी। अन्य लोग कड़ी मेहनत से मार्शल आर्ट्स का अभ्यास करते हैं, यहां तक कि वे प्रतिभाशाली भी हैं, तो भी उन्हें अनगिनत कठिनाइयां झेलनी पड़ती है। लेकिन लिनक्सी के लिए भगवान ने बस उसे पालपोस कर बढ़ाया था। कुत्ता, मेरा पीछा कर। छोटी लिनक्सी को यह सब पता नहीं था और वो खुशी खुशी होली फायर बीस्ट के साथ खेल रही थी। वांग वांग वांग, होली फायर बीस्ट चिल्लाया और पूरी तरह से छोटी लिनक्सी के रूप में वश में था और जोर से पीछा कर रहा था। राक्षस के रक्त की वंशज के रूप में छोटी लिनक्सी को एक नजर में चुना गया था। लेकिन ये एक अंधाधुंध चुनाव नहीं था, बल्कि गहराई देखी गई थी। राक्षस के रक्त के साथ एक अजीब जानवर होता है, आमतौर पर अजीब क्षमताओं के साथ। उसकी अजीब क्षमता इन्हीं को पहचानने की होती है। इसी कारण से जिसे वह चुनता है, उसे बारबेरियन राक्षस दैव के द्वारा भेजे गए देवता के रूप में माना जाता है, क्योंकि जो उसके साथ हो सकता है वो बुराई में बुराई होती है। क्या ये तथाकथित देवी नहीं है? बिल्कुल है। फुजुन, नौकरानी को भी एक बच्चा चाहिए। क्या तुम मेरी छोटी सी इच्छा पूरी कर सकते हो? ब्लडियो ने ईर्ष्या वाली नजरें हटाई और मयंक की तरफ सिल्क की नजर से देखा। ये बच्चा, उसने भी कहा कि उसे चाहिए। इतनी छोटी सी इच्छा के सामने कहां है मयंक जिसे न पूरा करना हो? किंगशुई की 2 बहनों के साथ लिनक्सी को खेलने दो। मैं थोड़ा हाथ ब्लडियो के साथ पकड़ता हूं और बड़े लोगों के खेल में शामिल होता हूं। बहन, वे कहां जा रहे हैं? चिंगशुई ने अपनी आंखें झपकाई और मासूमियत से अपनी बहन से पूछा। हालांकि मौसम अभी भी थोड़ा ठंडा था। देवता विभाग की महिला सैनिक अभी भी युद्ध स्कर्ट पहने थी। सफेद फूलों जैसे लंबे पैर उजागर थे। मासूमियत भरे चेहरे के साथ वो बस ओटाकू के सपने की देवी थी। लेकिन ऐसी बहन के लिए चिंगशुई के सिर में सिर्फ दर्द था। मेरी छोटी बहन अच्छी है, लेकिन उसके बहुत सारे काम हैं। मैं हर दिन पश्चिम से पूछती हूं, खासकर जब कई बार उसकी गहराई नहीं जानती। मास्टर गॉड, क्या वे पूछ सकते हैं? एक नई महिला मेजबान भी है, नई मेजबान, और उसे हर बार देखकर दंग रह जाती है। जीवन स्तर से दबाव और साथ ही स्वाभाविक दुष्ट स्वभाव वो मयंक से भी अधिक दबाव डालती है। ये मयंक की कमजोरी नहीं है, बल्कि वो मयंक जो शासक है, वो बहुत सौम्य व्यक्तित्व वाला, सूर्य की तरह उज्ज्वल, बिना किसी दुष्टता वाला है। मत पूछो तो पूछो मत। रोज इतना परेशान मत रहो। अपने मुंह का ध्यान रखो। कुछ लोग ब्लडियो की तरफ से मुड़े और चिंगशुई का चेहरा ठंडा था। वो अपनी बहन जैसी बहन को डांट रही थी। हूं, फिर से हत्यारा। शिमिजू ने अपना मुंह नाखुशी से उठाया, लेकिन आगे पूछने की हिम्मत नहीं की। मयंक से डर नहीं लगता, भले ही वो भोली हो और अच्छे बुरे में बांटी जा सकती हो। लेकिन ब्लडियो की मेजबान, वो थोड़ी डरती थी। अभी अभी उसने इसका अभ्यास किया था और उसने कुछ देर के लिए नहीं रोका। ऐसी छोटी बहन को देखकर चिंगशुई के पास सिरदर्द के अलावा कोई विकल्प नहीं था। आखिरकार मयंक के शासक ने इसके लिए अपनी राय व्यक्त की थी। तुम कब अपनी बहन की चिंता करोगी? और अगर तुम ऐसे ही चलते रहे तो मास्टर गॉड चाहे तुम्हें दोष न दे, परंतु महामहिम तुम्हें दंडित करेंगे। हालांकि दिल में कुछ मजबूरी थी, लेकिन चेतावनी देना जरूरी था। महामहिम के लिए शिमिजू अभी भी सम्मान रखती थी और वो तुरंत ईमानदार हो गई और मुंह बंद रखा।
दूसरी तरफ हुए युए ने मुस्कुराते हुए कहा, वो छोटी बहन बहुत दिलचस्प है और तुम्हारी बहुत परवाह करती है, नहीं तो पति ने उसे इकट्ठा कर लिया होता। लिन परिवार अब पतला हो चुका है और उसे शाखाएं और पत्ते खोलने की जरूरत है। ये दिलचस्प है। तुम रोज क्या सोचते हो? वे तो बस घर की छोटी बहनें हैं। मयंक ने अपनी बहू के छोटे सिर पर थपकी दी और निराश होकर सिर हिलाया। प्यार की बहन? ब्लडियो ने शरारती मुस्कुराहट दी। मुझे लगता है कि तुम्हारी खाल खुजली कर रही है। कौन है जो मयंक को हरा सकता है और तुरंत पलटवार कर सके? ना सिर्फ बोलचाल में, बल्कि चाबुक से मारकर भी। लंबा चाबुक लहराता रहा। पापा, टकराव, टकराव, बस इतना ही। जीवन दिन ब दिन बीतता गया। शुरुआत में हल्की ठंडक के मौसम से जल्दी गर्मी की तपिश तक, सूरज की ऊर्जा से मरते हुए। धमाका। उस दिन आकाश साफ था, पर अगले ही पल बिजली चमकी और गरज हुई। महान डालोन क्षेत्र के लोग उस पल को महसूस कर सके और राजधानी के क्षेत्र को देखने लगे। उनका सम्राट, महाराज। मंदमंद सी धुंध में उन्होंने एक गरिमामय व्यक्ति को देखा जो ड्रैगन रोब पहन रहा था, और सब डिंग डोंग। मेजबान और उसकी पत्नी को वुशेंग की पराकाष्ठा तक पहुंचने पर बधाई हो, और इनाम स्वरूप एक वुशेंग दान। लंबे समय से खोया हुआ सिस्टम का सूचनात्मक आवाज फिर से गूंजा और मयंक को वो सबसे जरूरी वस्तु फिर से मिली। वुशेंग दान। ये मार्शल आर्ट की शक्ति रखता है, कोई साइड इफेक्ट नहीं। ये केवल मयंक के लिए विशेष अमृत है। इसे निगलते ही मार्शल आर्ट की शक्ति बढ़ जाती है। हालांकि ये केवल मार्शल आर्ट की शक्ति है, पर यह अत्यंत भयंकर बढ़ोतरी है। मयंक ने झिझक नहीं दिखाई, तुरंत इसे निकाला और निगला। वो स्वाभाविक रूप से अपनी पत्नी के कड़ी मेहनत को बेकार नहीं जाने देना चाहता था। धमाका। रहस्यमय शक्ति शरीर में फूट पड़ी और मयंक की ताकत फिर से असाधारण रूप से बढ़ गई। मयंक ने धीरे से मुट्ठी बांधी। भले ही उसने केवल मार्शल आर्ट की शक्ति बढ़ाई हो, पर उसकी संपूर्ण ताकत में भारी सुधार हुआ था। अब जब वो बौद्ध द्वार के पुराने राक्षस से लड़ रहा था, तो वो निश्चिंत था कि बिना मैजिक ड्रैगन गॉड आर्मर की मदद के भी वो विरोधी को तहस नहस कर सकता है। फुजुन, मैं तोड़ गया। ड्रैगन आवी की पराकाष्ठा के बाद मयंक को पहली बार वो खुशी महसूस हुई, कई वर्षों की मेहनत के बाद। आखिरकार। ठीक है, पति के लिए, मेहनती पत्नी के लिए, आगे चलकर पति के लिए खुद खाना बनाना। मयंक मुस्कुराया और उसी समय उसने उस पत्नी को गौर से देखा जिसने मार्शल आर्ट की पराकाष्ठा तोड़ दी थी। वुशेंग की पराकाष्ठा पार करते ही ड्रैगन फ्लावर का ड्रैगन शरीर पूरी तरह से सक्रिय हो गया था। सारा शरीर एक भव्य स्वर्णिम ड्रैगन से घिर गया था। एक दबदबे वाली और पवित्र आभा फैली हुई थी, जो एक अनोखा क्षेत्र बनाती थी, जिससे कोई सीधे देखने की हिम्मत नहीं करता और मन स्वाभाविक रूप से समर्पित हो जाता है। लेकिन ये केवल द्वितीयक था। असली ध्यान मयंक का उस ड्रैगन फ्लावर की बदलाव पर था। के बाद उसका नाजुक रूप और भी परिपूर्ण हो गया था। ड्रैगन की माला जैसे उभर आई थी। उसमें एक दबदबे वाली रानी जैसी शालीनता थी, जो एक महिला को पूरी तरह समर्पित होने पर मजबूर कर दे। मयंक ने ऊपर से नीचे तक उसे देखा और उसका शरीर थोड़ा सा उत्तेजित हो उठा। बढ़िया, उसने सबसे महत्वपूर्ण मूल्यांकन दिया। ये क्वान लेजून की मदद है। मयंक की उत्सुक नजरों के सामने ड्रैगन कवाई थोड़ी शर्मीली और खुश थी। पराकाष्ठा पार करने की तुलना में वो अपने पति से ज्यादा ध्यान पाने की उम्मीद करती थी। बहन लोंगकुई को बधाई, जिसने भी मार्शल आर्ट की पराकाष्ठा पार की है। भविष्य में आकाश और पृथ्वी जितना बड़ा हो, तुम्हारा सामर्थ्य भी उतना ही विशाल हो। ब्लडीवे भी आगे बढ़ी और यानरान मुस्कुराकर बधाई दी। सामान्य दिनों में वो एक मासूम लड़की जैसी दिखती थी, लेकिन घर पर मुस्कुराती थी। लेकिन कोई भी उसे तुच्छ नहीं समझता था। पोप की हैसियत तो छोड़ो, असली मार्शल आर्ट की पराकाष्ठा तो ऐसा दर्जा है कि कोई भी सम्मान करता है।
धन्यवाद यूयर बहन। लोंगकुई मुस्कुराई और धन्यवाद कहा। वे मयंक के आसपास घिरी और रिश्ता बहुत हार्दिक था। बेशक व्यक्तित्व के कारण कुछ मतभेद होते थे, लेकिन कोई नुकसान नहीं। तुम्हारी बहनें कैसी है? ड्रैगन आवी ने संदेह से पूछा, क्योंकि उसने देखा कि केवल ब्लडी मून की एक बहन ही मौजूद थी। वे अभी पीछे हट रही है। मयंक ने 2 पवित्र अमृत के बारे में जानकारी दी, जो उसने छिपाई नहीं थी। लोंगकुई ने हंसते हुए कहा, 2 प्रकार की देवियां एक दूसरे की मदद करती है। मुझे विश्वास है कि सभी बहनें जल्दी ही अपनी पराकाष्ठा पूरी करेंगी। धमाका। बात खत्म होते ही एक भयंकर रक्त और ऊर्जा का झटका फिर से इस क्षेत्र को घेर लिया। इस झटके के केंद्र में एक मूर्ति थी जो जेड जैसी लग रही थी। मयंक ने तुरंत पहचान लिया कि यह देवताओं की देवी की मूर्ति थी। उसकी पत्नी, जिसने हाल ही में पराकाष्ठा पार की, तलवार आत्मा नहीं थी जो पहले से सफल थी, बल्कि अपेक्षाकृत शांत स्वभाव वाली किंगी थी। वो समकालीन देवी विभाग की देवी थी और उसकी नजरें दुनिया पर टिकी थी। लेकिन मयंक के पास आने के बाद उसका ध्यान केवल साधना पर केंद्रित हो गया था। उसकी सूक्ष्म और नाजुक बुद्धि ने न केवल उसके मानसिक विचारों को बेहद मजबूत बनाया, बल्कि मार्शल आर्ट के वास्तविक अर्थ को समझने में भी बहुत मदद की। उसका शरीर पवित्र था, जो सामान्य शरीरों से भिन्न था, और उसके मनुष्य की सीमाएं भी थी। इसी कारण आश्रम की पराकाष्ठा को पार करना उसके लिए कठिन था, लेकिन उसके सामने ये बाधा नहीं थी। टोंगशन डैन की दवा के आशीर्वाद से उसने सीधे पराकाष्ठा पूरी कर ली। उसका सूक्ष्म मन एकीकरण के दौरान खो नहीं गया। ऐसे फायदे के कारण उसने ये पराकाष्ठा हासिल की। मयंक इस पर खुश था। वुशिंग दान, जो सिस्टम द्वारा दिया गया था, अभी पचा था और अब उसने एक और पुरस्कार दिया। मेरी पत्नी सच में जबरदस्त है। ऐसी स्थिति में वो तुरंत अपनी पत्नी को और पसंद करने लगा। एक और पराकाष्ठा पार करो। पुराने घाव ठीक होने के बाद उसने तांग गोगोन में शांतिपूर्वक अभ्यास किया। पुराने घावों की परेशानी के बिना वो आखिरकार उच्च स्तर की ओर बढ़ सकता था। एक ऐसा शिष्य जो पहले से स्थिर था, उसकी योग्यता निश्चित थी। लेकिन जैसे ही उसने पराकाष्ठा की दिशा पाई, वो पराकाष्ठा के लिए आगे बढ़ने लगा। तभी कई लोग एक एक कर उठ खड़े हुए। वुशेंग, ये मार्शल आर्ट के खिलाड़ी थे। कब इतनी सस्ती हो गई है? जैसे ही धूल उड़ी, आकाश और पृथ्वी फिर से हिल गए। और इस बार ये एक बार नहीं, बल्कि लगातार 2 बार हुआ। हां, 2 लोग एक ही समय में मार्शल आर्ट की पराकाष्ठा में प्रवेश कर गए। एक था रंगीन धुंध, जिसकी भयावह आकृति से लोग सहमे बिना नहीं रह सकते, मानो पूरा व्यक्ति पिघल रहा हो। दूसरा था चोंगशियाओं की तलवार, जिसने आकाश और पृथ्वी के बादलों और हवाओं को हिला दिया। पूरे झोंगडू क्षेत्र की तलवारें बजने लगी। वे अपने मालिक के हाथों से उड़कर अपने राजा की पूजा करने लगी। ये दोनों दृश्य, ये मार्शल आर्ट की वास्तविक झलक थी, जो एक मास्टर की मार्शल आर्ट की राह का प्रतिनिधित्व करती थी। ये है, पहली पराकाष्ठा के बाद धूल का रास्ता तो बस दंग करने वाला था, और अब लगातार पराकाष्ठा धूल असहज हो गई। बहुत देर बाद वो धीरे धीरे भगवान में लौट आया। ये वाकई एक सच्चा ड्रैगन है और सचमुच एक युग को जन्म देता है। इस छोटे से स्थान में ऐसे किरदार टिक नहीं पाएंगे। मुझे नहीं पता कि दाकिन साम्राज्य के प्रतिभाशाली लोग इसका सामना कर पाएंगे या नहीं। डूडो अचानक दूर की ओर देखने लगा और उसके थोड़े धुंधले आंखों में उम्मीद झलक रही थी। कई वर्षों की शांतिपूर्ण मार्शल आर्ट की पराकाष्ठा भी हिल गई थी। लिंजिया हवेली में मयंक बाहरी प्रतिक्रियाओं से अनजान और बेपरवाह था। सिस्टम के सूचनात्मक आवाजें लगातार बज रही थी, जो सच में सबसे सुंदर संगीत थी। यह केवल पुरस्कार का संकेत नहीं था, बल्कि उसकी पत्नी ने भी पराकाष्ठा पूरी कर ली थी।
वो सोच रहा था कि उसे अपनी पत्नी की मदद के लिए कोई ठोस आध्यात्मिक शक्ति चाहिए ताकि वो आखिरी कदम पार कर सके, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि उसकी पत्नी इससे भी ज्यादा जबरदस्त हो जाएगी। पहले ड्रैगन फ्लावर, फिर किंगी, और फिर तलवार आत्मा और लियू वुस्मोक। ये एक दूसरे से मुकाबला जैसा था, लेकिन ये सुंदर नहीं था, बल्कि उच्च मार्शल आर्ट की पराकाष्ठा थी और मार्शल आर्ट के अभ्यासियों की अंतिम खोज थी। ठीक है, मयंक सीधे हंसा और वो अभूतपूर्व रूप से संतुष्ट था। पराकाष्ठा के साथ वो और ब्लडी मून, पूरा मयंक परिवार अब 6 मार्शल आर्ट के ताकतवर योद्धा हो गए थे। फुजुन जैसे ड्रैगन आवी, तीनों पत्नी जिन्होंने पराकाष्ठा पार की थी, मयंक के पास पहली बार आई और सफलता की खुशी साझा की। मेरी पत्नी कमाल की है, मयंक हंसा और प्रशंसा की। प्रत्येक को जोर से गले लगाया। मयंक की प्रशंसा और प्यार से भरे गले मिलने पर वे अपनी खुद की पराकाष्ठा से भी ज्यादा खुश थी। मयंक ने उन्हें पूरी दिल से दिया और वे स्वाभाविक रूप से मयंक को दे रही थी। ड्रैगन आवी की तरह फैन के संत की पराकाष्ठा और भी परिपूर्ण हो गई थी। शरीर पर छोटी छोटी कमियां पूरी तरह से सही हो गई थी। कुछ साथ खड़े थे, हर एक की अपनी खासियत थी, हर एक का अपना अंदाज था, जैसे 7 परी। मयंक ने कुछ देर देखा, समझ नहीं पा रहा था कि कहां से शुरू करे। वो सच में उम्मीद नहीं करता था कि उसकी पत्नी की पराकाष्ठा इतनी बड़ी देन लाएगी। ये वाकई हैरान करने वाला था। मयंक स्वाभाविक रूप से इस चमत्कार का आनंद ले रहा था। अगले दिन लिंजिया हवेली बहुत हलचल भरी हो गई थी। एकमात्र अफसोस ये था कि इस बार के पराकाष्ठा पार करने वाली पत्नी के अलावा बाकी पत्नी असफल रही। हालांकि इससे मयंक को कोई नुकसान नहीं हुआ, पर कुछ समय के लिए पराकाष्ठा पार करना संभव नहीं था। फुजुन, मुझे माफ कर दो, तुमने हमारे लिए बहुत कुछ किया, फिर भी हम तुम्हें निराश कर रहे हैं। जो पत्नी पराकाष्ठा पार नहीं कर पाई, वे थोड़ी उदास थी। वे मार्शल आर्ट की पराकाष्ठा पाने की चाह नहीं रखती थी, बल्कि ये सोचकर दुखी थी कि मयंक ने उनके लिए इतना कुछ किया, फिर भी वे सफल नहीं हो पाई। मयंक, क्या मैं खराब हूं? दाओ मियाओ मियाओ नाराज थी, खासकर जब उसने विरोधी की तलवार आत्मा को देखा। वो और भी ज्यादा खुश थी। वो एक बच्चे को जीत गई थी जिससे तलवार आत्मा ईर्ष्या कर रहा था, लेकिन मार्शल आर्ट में वो हार गई और उसे हार का दर्द था। उसे तुरंत मयंक की सांत्वना चाहिए थी। मयंक भी जानता था ये, भले ही उसकी पत्नी एक मां थी, वो असल में एक बड़ी बच्ची थी। उस पल जब उसने ये शब्द सुने तो वो सांत्वना देने लगा। क्या बात कर रही हो? तुम पहले ही महान हो। वुडाओ पूरा हो गया है और तुम्हारा शरीर असाधारण है। सच में? दाओ मियाओ मियाओ सच में सांत्वना की तलाश में थी। जब उसने मयंक की बात सुनी तो उसकी आंखें चमक उठीं। बिल्कुल, मयंक ने बिना हिचकिचाए जवाब दिया। हा, बड़ी बच्ची फिर खुश हो गई और मयंक की बाहों में भागी, अपना सिर रगड़ने लगी। मयंक ने उसे प्यार से सहलाया और पीठ थपथपाई, फिर दूसरी पत्नियों की ओर देखा जिन्होंने पराकाष्ठा पार की थी। तुम सबके लिए भी यही सच है, इसलिए निराश मत हो। इस अनुभव के साथ अगली बार का पराकाष्ठा पार करना आसान होगा। एक बार मयंक ने ठोस आध्यात्मिक शक्ति का इस्तेमाल कर पराकाष्ठा पार करने में मदद की। उनकी अगली सफलता और सहज होगी, क्योंकि उनका अनुभव बढ़ गया है। एकमात्र समस्या पराकाष्ठा असफलता से हुए नुकसान की भरपाई करना था। यह शुरू में बड़ी समस्या थी, लेकिन मयंक जैसे संपूर्ण दैवीय औषधिकार के साथ ये कोई समस्या नहीं थी। बस ये प्रक्रिया कुछ समय ले सकती है। जब अन्य पत्नियों ने सांत्वना सुनी तो धीरे धीरे उनके चेहरे पर मुस्कान आई। समय की कोई जल्दी नहीं थी। वे चिंतित नहीं थी, बल्कि अपने पति को निराश करने से डरती थी। ठीक है, आज हम सब बारबेक्यू करेंगे, भुना हुआ मछली खाएंगे और वाइन सेलर की बियर भी तैयार है।
आज मैं तुम्हें बारबेक्यू के साथ बियर का स्वाद चखाऊंगा। मयंक जानता था कि उनकी पत्नियां खुद को ठीक करने में लगी थी और उनके लिए अच्छा खाना से बेहतर कोई चीज नहीं। असल में यही सच था। जब उन्होंने सुना कि यह स्वादिष्ट है और यह मयंक का नया तरीका था, तो पत्नियों का ध्यान भटक गया। अगले समय में मयंक हमेशा अपनी पत्नियों के साथ खाता, पीता और मस्ती करता, और रात में मयंक परिवार के लिए शाखाएं फैलाता। पल भर में सफेद बर्फ के टुकड़े फिर से जमीन को ढक गए, लेकिन ये सब मयंक के परिवार को प्रभावित नहीं कर सके। वे अभी भी खा पी रहे थे। इस भूमि ने एकता पूरी कर ली थी और कई सालों का संघर्ष शांत हो गया था। आकाशीय घटना नियंत्रित करने वाले संयुक्त मौसम विभाग और जिन यी वेई के साथ प्राकृतिक और मानव जनित आपदाओं को रोका गया था। कोई भी आंतरिक चिंता नहीं थी। जीवन स्वाभाविक रूप से और भी सुंदर हो रहा था। लेकिन आज सुबह मयंक, जो बच्चे को पाने के लिए तैयार था, को अंधेरे खुफिया एजेंट से एक पत्र मिला। मयंक ने हल्का सा भौहें तानी, क्योंकि ये आसान मामला नहीं था कि कोई सीधे उसे पत्र भेजे। कुछ न सोचते हुए मयंक ने सीधे हाथ बढ़ाकर पत्र उठाया और खोला। पत्र ल्यू ग्वैंग ने भेजा था, जो पॉइजन सेक्ट में छुपा था। पत्र पढ़ते ही मयंक ने फिर से भौहें तानी। अपने चालाक अंदाज से उसने जाना कि पॉइजन सेक्ट और बुद्धिस्ट गेट उलझे हुए थे। लेकिन कुछ समय पहले एक घटना हुई थी। पॉइजन सेक्ट और बुद्धिस्ट गेट के बीच साथ बैठने के संकेत थे। दोनों मयंक के दुश्मन थे, लेकिन वे अलग अलग थे। अगर दोनों बातचीत करते हैं तो लक्ष्य स्वाभाविक रूप से बाद वाला होगा, यानी मयंक का शरीर। इसीलिए ल्यू ग्वैंग परेशान था और केवल इस खबर को चैनलों के माध्यम से भेज पाया। मयंक ने पत्र रख दिया और विचार में डूब गया। पॉइजन सेक्ट बुद्धिस्ट गेट से अलग था। ये एक अछूता श्रेष्ठ धर्म था। दुनिया में तीनों चरणों से भी अधिक शक्तिशाली था। अगर वो अपना हमला वापस मोड़े और इस तरफ निशाना साधे, तो वो आसानी से एकता से प्राप्त शांति को तोड़ सकता है। पॉइजन सेक्ट का पूरा ध्यान जहर पर था। उसकी ताकत का कोई अनुमान नहीं, लेकिन उसकी मारक क्षमता सबसे भयानक थी। अगर यह पृथ्वी पर भयंकर टकराव होगा, तो यह निश्चित रूप से एक विनाशकारी आपदा होगी। मैं अपनी पत्नियों और बच्चों के साथ रहना चाहता था, लेकिन अब लगता है कि यह संभव नहीं है। मयंक अनायास ही आह भरी। उसने बाद में दाकिन साम्राज्य जाने का योजना बनाई थी, लेकिन अब यह साफ था कि वो ठीक नहीं होगा। अगर युद्ध भूमि आकर्षित होगी, न केवल शांति टूटेगी, बल्कि उसकी पत्नी और बच्चों की सुरक्षा भी मुश्किल हो जाएगी। आखिरकार पॉइजन सेक्ट पुराना छिपा जहर था, और जहर बाकी से ज्यादा क्रूर था। इसे प्रभावी ढंग से बचाना मुश्किल था, यहां तक कि यह अजेय भी था। एकमात्र समाधान पहले ही होकर उन्हें खत्म कर देना। फुजुन, क्या तुम दाकिन जा रहे हो? पत्नी ने यह जानकारी सुनी तो उसके चेहरे से हंसी गायब हो गई, क्योंकि चर्चा में मयंक अकेले पहली बार जाने वाला था। पत्नी को घर पर रहना था, स्थिति स्थिर करनी थी, और साथ ही संभावित दुश्मनों से सावधान रहना था, खासकर उन पंथ के पूर्वजों से जो कब्र से बाहर निकलने को आतुर थे। ये सबसे ऊपर, फुजुन, ये सफर लंबा है। तुम शियाओ किंग को साथ लेकर चलो, या कोई तुम्हारी देखभाल कर सकेगा रास्ते में। जियान लिंग ने मयंक से कहा। मयंक ने अपने आप से इनकार किया। अगर वो साथ नहीं लाएगा तो नहीं लाएगा। वो पहले अकेले ही रास्ते पर जाएगा, फिर बाद में उसे साथ ले आएगा। लेकिन जब उसने शियाओ किंग की आंखें देखी, जो किसी भी वक्त रो पड़ सकती थी, तो मयंक अपने शब्दों में दृढ़ नहीं रह सका। दूसरे पक्ष ने उसके साथ कई साल बिताए थे, और वो जानता था कि वो जानबूझकर ऐसा कर रही है। इस दौरान ये शियाओरू और उनकी पत्नी भी मनाने लगे। सिस्टर लिंगर ने जो कहा वो सही है। रास्ता लंबा है और रास्ते में कम से कम बोरियत नहीं होगी। हमारे बहनें भी घर पर हैं। हाँ, सही कहा। जो वांग यान आमतौर पर आज्ञाकारी रहती थी,
इस बार भी पूरी सहमति में सिर हिला रही थी। छोटी बात थी, लेकिन बेटियों की राय दुर्लभ होती है और वे चाहते थे कि मयंक उसे साथ ले जाए। तुमने अपनी बीवी और पत्नी की बात सुनी, अब क्या कहना है? पत्नी के आग्रह को देखकर मयंक ने शियाओकिंग की ओर देखा और पूछा। हूं। शियाओकिंग ने बिना हिचक के सिर हिला दिया। रास्ते में थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अब जब दोनों पक्ष सहमत थे तो मयंक मुस्कुराया और पत्नी की सलाह मान ली। रास्ते भर कोई देखभाल करेगा, ये सचमुच अच्छा था। खाना पीना और बाकी चीजें भी कम बोरिंग लगेंगी। नहीं नहीं, ये सब शियाओकिंग का फर्ज है और ये बिल्कुल भी झुंझलाने वाली बात नहीं है। शियाओकिंग ने सिर हिलाया। उसकी बड़ी बड़ी आंखें अर्धचंद्राकार हो गई थी। इस नजारे को देखकर जियान लिंग ने भी खुशी से मुस्कुराया, बाकी पत्नियां भी। लेकिन जब मयंक सच में घर छोड़ रहा था तो उनकी आंखों में नरमी और मन भर का आभास था। मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा, मयंक ने धीरे से कहा और शियाओकिंग के साथ हवेली छोड़ दी। ग्रेट किन साम्राज्य डलोंग राजवंश के दक्षिणी छोर पर बौद्ध क्षेत्र से होते हुए पहाड़ों के समूह को पार करके वहां पहुंचा जा सकता है। मयंक कभी वहां नहीं गया था, लेकिन उसने वहां से गुजरने वाले लोगों से पूछताछ की थी। दोनों स्थानों के बीच देरी नहीं थी और मंजिल स्पष्ट थी। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकला, एक विशाल आकृति ने उसे रोक लिया। ये था टाइगर किंग। उसका सिर हिलाते और अपनी बड़ी जीभ दिखाते हुए मयंक को देखकर लग रहा था कि वो पहले से ही योजना बना चुका है। क्या तुम भी मेरे साथ दाकिन जा रहे हो? मयंक टाइगर किंग को देखकर खुश था। ये कोई छुट्टी नहीं थी। आगे क्या होगा पता नहीं, और अकेले सफर पर जाना अच्छा नहीं होता, लेकिन सभी उसके साथ जाना चाहते थे। यह भी एक तरह का नशा था। गर्जना। मयंक के पूछने पर टाइगर किंग सीधे गरजा। उसका मतलब था कि वो साथ नहीं जाएगा, बल्कि मयंक का सवार होगा। मयंक दरवाजे से बाहर निकला और टाइगर किंग ने जोर से दौड़ लगाई। उसकी रक्तवाहिकाओं की अनंत आपूर्ति के कारण उसका रक्त पूर्वज की स्थिति में लौट चुका था। हालांकि वो सफेद बाघ जैसे प्राणियों की श्रेणी में नहीं था, लेकिन वो पवित्र अग्नि पशु से कम नहीं था। शारीरिक शक्ति ही इतनी थी कि वह जन्मजात क्षेत्र के मास्टर से लड़ सकता था। माउंट के रूप में काम करना उसके लिए और भी आरामदायक था। पहाड़ों में आराम से दौड़ना। तुम बोल सकते हो। मयंक ने टाइगर किंग के व्याख्यान को सुनकर सिर हिलाया और मुस्कुराया। लेकिन माउंट के साथ सफर करना वाकई आसान था। अब टाइगर किंग का रक्त भी एक बाधा पर था। मतलब चाहे कितना भी रक्त हो, कुछ फायदा नहीं था। उसे बाहर आकर दौड़ना ही बेहतर था। आखिरकार दोनों यात्रा पर निकल पड़े। टाइगर किंग की सवारी के साथ रास्ता तय करना बहुत आसान हो गया था। यून कोंगलोंग, फेंग कोंगो, ये भी सही था। टाइगर किंग पूरी ताकत से दौड़ा, पहाड़ पार किए और पानी भी बढ़ता गया। टाइगर किंग दौड़ता रहा, लेकिन उसके आगे बैठी शियाओ किंग पूरे रास्ते लाल होती रही। उसका सिर हमेशा नीचे रहता। ये सब इसलिए था क्योंकि टाइगर किंग की दौड़ इतनी तेज थी कि दोनों सवारों को काफी जोर से एक दूसरे से रगड़ लगती थी। मयंक एक पुराने चालक की तरह सोच रहे थे। उन्हें कुछ भी महसूस नहीं हुआ। लेकिन शियाओ किंग अलग थी। एक युवा लड़की के तौर पर यह उसका पहला मौका था कि वो विपरीत लिंग के इतने करीब आई थी। उसके पीछे की गर्माहट महसूस करते हुए और उसकी मदहोश करने वाली खुशबू ने उसके दिल की धड़कन तेज कर दी थी। वो खुद को शांत करना चाहती थी, लेकिन वो खुद को नियंत्रित नहीं कर पाई। उसका शरीर गर्म और नरम हो गया था। शियाओ किंग, क्या तुम्हें असुविधा हो रही है? मयंक ने जल्दी से ये महसूस किया और मुस्कुराते हुए पूछा। हां, शियाओ किंग जवाब देना चाहती थी, लेकिन वो इतनी नरम थी कि उसे शब्द नहीं मिल रहे थे। हा, मयंक जोर से हंसे। उनके लिए ये एक मजेदार अनुभव था कि एक छोटी नौकरानी के साथ ऐसा हो रहा था। टाइगर किंग को इन बातों की कोई समझ नहीं थी,
लेकिन जब उसने अपने मालिक की हंसी सुनी तो उसने और तेज दौड़ लगाई। इससे शियाओ किंग को और ज्यादा झटके लगे और वो और भी शर्मिंदा हो गई। रात गिरने तक टाइगर किंग की दौड़ धीमी हुई और वह रुका। शियाओ किंग नीचे उतरी और खाने की तैयारी करने लगी ताकि मयंक की देखभाल कर सके। लेकिन जैसे ही वो नीचे उतरी, लगभग गिर ही गई। उसके पैर नरम हो गए थे। सिर्फ पैर ही नहीं, पूरा शरीर उस वक्त नरम लग रहा था। क्या हुआ? क्या बहुत जोर से दौड़ने की वजह से ऐसा हुआ? मयंक ने उलटकर उसका हाल पूछा। शियाओ किंग ने राहत की सांस ली, लेकिन जब उसने ये सवाल सुना तो उसका चेहरा फिर लाल हो गया। दादा, आप तो बुरे हो, उसने फुसफुसाया और तेजी से भाग गई। कुछ देर बाद वो सूखी लकड़ियां लेकर आई और आग जलाने लगी, जिससे वो थोड़ा शांत हुई। जब मयंक ने उसे देखा तो उसका चेहरा फिर हल्का लाल हो गया और उसने असामान्य ढंग से टेंट बनाया। मयंक ने और चिढ़ाया नहीं, क्योंकि कुछ कपड़े जल्दी खत्म होने वाले थे। हालांकि टाइगर किंग बीमार नहीं था, लेकिन वो इंसानों की बातों को समझ नहीं पाता था। वो चारों ओर सतर्क होकर शिकार के लिए बाहर गया। वो अकेले खाने के बजाय जंगली हिरण लेकर वापस आया। जल्द ही खुशबू से पूरा इलाका महक उठा। रात भर सब कुछ शांति से बीता। अगले दिन सफर फिर शुरू हुआ। दक्षिण की ओर बौद्ध क्षेत्र पार करते हुए पहाड़ों को पार किया और आखिरकार एक बड़ी नदी के पास पहुंचे। मोहे, हालांकि इसे नदी कहा जाता है, ये वास्तव में बहुत बड़ी और भव्य थी। इसमें अनगिनत काले ज्वार थे, जिनमें सारे खतरे छिपे थे। साथ ही अज्ञात और अजीब खतरे भी थे। नदी पार करना खतरनाक था। यदि कोई जीव इसे पार करता है तो वो बिजली गिरने का शिकार हो सकता था। यहां तक कि मयंक जैसे मजबूत योद्धा के लिए भी इसे पार करना मुश्किल था। मयंक इसे जानता था, इसलिए वो यहां बेकरारी से ड्रैगन बोट का इंतजार कर रहा था। ड्रैगन बोटें खास होती थी, जो नदी पार कराने के लिए बनाई गई थी। इतनी बड़ी, शियाओ किंग पहली बार इतनी बड़ी नदी देखकर हैरान थी। उसका छोटा मुंह खुला रह गया और वो बार बार आश्चर्य व्यक्त कर रही थी। मयंक ने उस छोटे सिर को छुआ और हंसते हुए कहा, अगर खेलना चाहो तो खेलो। मयंक की अनुमति मिलते ही शियाओ किंग खुश होकर नदी के किनारे दौड़ी और मासूम हंसी बिखेरने लगी। मयंक ने कुछ देर उसे देखते हुए नदी के किनारे से ड्रैगन बोट को ढूंढना शुरू किया। ड्रैगन बोट कोई इंसान नहीं चलाता था, बल्कि वो खुद ही नदी में आगे पीछे होती रहती थी, जैसे कोई स्वचालित मशीन। मयंक ने इस रहस्यमय चीज को जानकर हैरानी जताई, लेकिन दुर्भाग्य से अभी कोई ड्रैगन बोट उनके करीब नहीं आई थी। मयंक, शियाओ किंग और टाइगर किंग के साथ नदी के किनारे बैठकर ड्रैगन बोट के आने का इंतजार करने लगे। हालांकि माहौल साधारण था, लेकिन शियाओ किंग की देखभाल में मयंक को बिल्कुल बोरियत नहीं हुई। वो है, एक सुबह मोहे के अंदर अचानक एक सिटी जैसी आवाज आई। मयंक ने धूल देखी और समझ गया कि ये ड्रैगन बोट के आने का सिग्नल था। दादा, शियाओ किंग भी जाग गई और उत्साह से मयंक की ओर देख रही थी। वो भी जानती थी कि ये आवाज क्या थी। ड्रैगन बोट आ गई थी। इसका मतलब था कि अब वे दाकिन साम्राज्य के लिए निकलने वाले थे। टाइगर किंग भी खुशी से अपनी पूंछ हिला रहा था। मयंक ने दोनों की प्रतिक्रियाओं को देखकर मुस्कुराया। वो है, नदी की आवाज धीरे धीरे पास आने लगी और फिर मोहे की गहराई में एक बड़ा साया दिखने लगा। आकार अनुमानित रूप से 100 फीट से अधिक था। ये मोहे की ड्रैगन बोट थी, जो आधुनिक एयरक्राफ्ट कैरियर से भी बड़ी थी। वाह, कितनी बड़ी! शियाओ किंग फिर से आश्चर्य प्रकट करने लगी। मयंक इस बार जवाब नहीं दिया, क्योंकि ये ड्रैगन बोट वाकई बहुत बड़ी थी। ये लोहे से नहीं बनी थी, बल्कि पूरी लकड़ी की बनी थी, हर जगह कारीगरी से जुड़ी हुई। सिरा एक विशाल ड्रैगन का सिर था, जहाज पतला और लंबा था, और पूंछ ड्रैगन की पूंछ जैसी थी। इसलिए इसे ड्रैगन बोट कहा जाता था।
पानी में ये एक ड्रैगन की तरह तैरती थी। मोहे की बड़ी लहरें इसे हिला नहीं सकती थी। ये बेहद स्थिर था। वो है जब वो किनारे के करीब आई तो आवाज और भी तेज हो गई, जैसे कोई प्राचीन शंख बज रहा हो। ड्रैगन बोट किनारे लगी और लहरें उठीं। नदी के किनारे लगातार थपकियां मारती रहीं। नाव पर कोई नहीं था, न कोई कप्तान था, लेकिन ये किसी से बेहतर चल रही थी और सटीक जगह पर रुक गई। पहाड़ की दीवार समतल हो गई थी, जो एक प्राकृतिक घाट की तरह प्रतीत हो रही थी, जो यात्रियों के लिए इंतजार कर रही थी। दादा, ये नाव बहुत पुरानी लगती है। जब ड्रैगन बोट किनारे लगी तो शियाओ किंग ने चुपके से कहा। यह विशाल ड्रैगन बोट बहुत पुरानी लग रही थी। नाव के कई हिस्से खराब और घिसे हुए थे। पूरी नाव गहरे भूरे रंग की थी, जैसे इसे मौसम ने बहुत नुकसान पहुंचाया हो। मयंक ने भी थोड़ा माथा पकड़ा। यह ड्रैगन बोट काफी टूटी हुई लग रही थी, लेकिन इतने सालों तक बिना मरम्मत के चल रही थी तो ये समझ में आता था। और अभी हाल ही में जो उसने देखा था वो स्थिर और भरोसेमंद लग रही थी। पुरानी जरूर है, लेकिन लगता है कि नाव की रफ्तार अभी भी तेज है, मयंक ने हंसते हुए कहा। हालांकि नाव की हालत खराब थी, लेकिन मोहे की पूरी नदी ही ऐसी थी। ये कोई बड़ी बात नहीं थी। शियाओ किंग ने मयंक की बातों को पूरी तरह मान लिया और अब उसे कोई दिक्कत नहीं लगी। टाइगर किंग के बारे में तो बात ही क्या। अब उसकी सोच में वो एक सुंदर विदेशी महिला थी। नाव पर चढ़ो। मयंक ने फिर से टूटी हुई ड्रैगन बोट की ओर देखा। उसकी आंखों में एक चमक थी। हूं। शियाओ किंग ने पूरी तरह सहमति में सिर हिलाया। वो है। सभी लोग नाव पर चढ़ने लगे और निर्धारित समय का इंतजार किए बिना ड्रैगन बोट धीरे धीरे चलने लगी। इस बार आवाज और भी तेज थी, जो पहाड़ों के आश्रमों में रहने वाले साधुओं को भी आकर्षित कर रही थी। वे सभी नदी के योद्धा थे, लेकिन दुनिया की लड़ाइयों से थक चुके थे। अंत में वे इस स्थिर जगह पर आए थे ताकि ध्यान और अभ्यास कर सकें। भूत ड्रैगन बोट फिर से दिख गई, एक बार फिर से वर्षों बाद। जब साधु पहाड़ों में छिपे थे, उन्होंने पुरानी टूटी हुई ड्रैगन बोट देखी और सिसक उठे, लेकिन जल्द ही वे दंग रह गए। देखो, ड्रैगन बोट पर कोई है। कौन इतना बड़ा है जो मर चुकी भूत ड्रैगन बोट पर चढ़ता है? जब उन्होंने ड्रैगन बोट के डेक पर चलते हुए आकृतियों को देखा तो वे शांत नहीं हो पाए। लेकिन ड्रैगन बोट पर खड़ा व्यक्ति इन सब से अनजान था। टूटी हुई ड्रैगन बोट लेकर धीरे धीरे मोहे की गहराई में बढ़ता जा रहा था। और दोस्तों, इसी सीन के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। दोस्तों, जरा ध्यान दीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो नीचे हाइप का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। आपका एक छोटा सा सपोर्ट मेरी मेहनत को और हिम्मत देता है। जितना ज्यादा आप हाइप करेंगे, उतनी जल्दी ये वीडियो और लोगों तक पहुंचेगी और मैं आपके लिए और भी दमदार कंटेंट लाता रहूंगा। तो चलिए, सपोर्ट दिखाइए, हाइप कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है ना।